हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माइंड मेंटर। मैं प्रवीण जवालिया एक बार फिर से आपके साथ हूँ हिस्ट्री क्लास में। हिस्ट्री क्लास हमने बीच में रोक दिया था, ये काफ़ी शिकायतें भी थी आप लोगों से। आज वो पूरी करते हैं। हम हिस्ट्री को देखो, जो हमने रोका था वो इसलिए रोका था ताकि आपका लॉ का पोर्शन कवर हो जाए। अब लॉ हमारा कवर हो चुका है। बाकी लॉ के जो एक्ट हैं एक्स्ट्रा, जो PCHJ की बात करें अगर हम बिहार की, और या फिर आने वाले एग्जाम की, वो हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह में आपको मज़ा आ रहा है। जो नए हैं हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और साथ में आप जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जहाँ पे आपको डेली क्विज वगैरह मिलती रहेंगे और टेस्ट वगैरह, जो कि आपके मेंस के लिए भी अब आपके आंसर राइटिंग शुरू हो गया है। ओके गाइस, बात करते हैं आगे की। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, खिलजी वंश जो चल रहा था, उसके बाद अंतिम शासक जो हुए थे कौन थे, वो थे नसरुद्दीन खुसरो शाह। अब उससे पहले की बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी जब शासन कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारी नीति अपनाई थी, सैनिक सुधार नीति, हुलिया वगैरह लिखना शुरू किया था। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, वो हल्का से रिवाइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। अपने घोड़े पे निशान लगाया था, मतलब लोहा गर्म किया, अपना निशान उस पर छाप दिया था ताकि घोड़े सुरक्षित रहें सेना के कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद उस टाइम पे सेना का जो देख रखाव करते होते गयासुद्दीन। अब उन्होंने ही क्या किया था, अपने अगले नए वंश की संरचना की थी, स्थापना की थी, तुगलक वंश, जिसे कुराना तुर्क भी बोला जाता है। और अब तक के इतिहास के जो प्री का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सबसे ज्यादा टाइम तक शासन करने वाला वंश कौन सा था, तुगलक वंश था। सबसे ज्यादा टाइम तक शासन करने वाला कौन था, तुगलक वंश था। याद रहेगा, क्लियर। एक प्री का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। दूसरा बन जाता है, ये तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक, और इनका दूसरा नाम क्या था, गाजी मलिक। ये क्वेश्चन आपके UPSC में भी काफी बार पूछा गया है। गाजी मलिक कौन थे, संस्थापक थे इसके। ठीक है, और इन्होंने शासन किया था 320 से 25 तक, सॉरी 1320 से 1325 तक। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और क्या क्या हुआ था इनके शासनकाल में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाएंगे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन उससे पहले इनकी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम कवर कर लेते हैं। इनकी जो माता थी वो एक जाट महिला थी, और फादर कौन थे, बलबन के एक तुर्की दास थे। माता कौन थी, जाट थी एक, और फादर थे बलबन के तुर्की दास थे। ठीक है, और इन्होंने सैनिक नीति जो अलाउद्दीन खिलजी की उस समय थी, क्योंकि देख रखा वो यही करते थे, तो उन्होंने वही नीति यहाँ पे अपनाई, और उसको ज़्यादा अच्छे से कठोर नीति से अपनाया गया, ताकि वो जो कमी वहाँ पे रही थी वो यहाँ पे कमी ना रहे, और अपने शासन को कंट्रोल में रखा जा सके। प्लस इन्होंने शराबबंदी कर दी थी अपने क्षेत्र में कि शराब नहीं बिकेगी। ठीक है, एक महत्सिब नाम का एक पद नियुक्त किया था। ये क्या करता, लोगों को शिक्षा देता था। कौन सी, नैतिक शिक्षा, कैसे रहना है, कैसे जीना है, इनका दायित्व किसके पास था, महत्सिब। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और इनके शासनकाल में जो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जो भूमि वगैरह थी अमीरों के पास, वो सब वापस ले ली थी अपने पास। ठीक है, अपना राजकोष बढ़ाया था, कर वगैरह ज़्यादा लगा दिए थे। इसने क्या किया, वो सारी चीज़ें वापस कर दी। अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति अपनाई, लेकिन उनको भूमि वापस कर दी ताकि जनता का विश्वास इनकी ओर बढ़े, और वो बढ़ा भी था। ठीक है जी, उसके बाद सबसे ज़्यादा आक्रमण किए गए हैं मुगलों ने। सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके शासनकाल में किए, गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में किए। कितने, 29 बार आक्रमण किए, 29 टाइम आक्रमण किए किसने, मंगोलों ने। ठीक है, उसके बाद और इनको हराया, हर बार इसने हराया इन सब मंगोलों को। उसके बाद इन्हें उपाधि मिलती मलिक उल गाजी। याद रखें, मलिक उल गाजी, गाजी मलिक, ये इन्हीं के नाम है, ये याद रखना। ये प्री का क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार बना है। ठीक है जी, उसके बाद और आगे इसके बारे में जानते हैं। सिंचाई के लिए सबसे पहले जो नहरों वगैरह का निर्माण कराया था वो गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था, और एक नगर बसाया था। जिस नगर का नाम, पहले जो तेलंगाना है हमारा, उसका नाम इन्होंने बदल के क्या रखा था उस टाइम पे, तुगलकाबाद। ठीक है जी, तुगलकाबाद किसने बनाया था, इन्होंने बनाया था। फिर उसके बाद इन्होंने जो आक्रमण करने शुरू किए, जो क्योंकि जो बिहार वाला और बंगाल का क्षेत्र था, यहाँ पे इनका क्षेत्र नहीं था, तुर्की शासक नहीं था वहाँ पे, तो इन्होंने वहाँ पे आक्रमण किए और उसको अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है जी, उसके और इनकी एक बात और थी, इन्होंने जो हिंदू शासक थे उस टाइम पे, हिंदू जो अमीर वगैरह थे, हिंदू के जो निवास करते, इनके मन में ये रहता था कि कहीं ये दोबारा विद्रोह ना कर ले, कि विद्रोह को पहले से पहले ही खत्म कर दिया जाए, विद्रोह ना बढ़े, उसको पहले ही खत्म कर दे। तो इनकी नीति क्या थी कि हिंदुओं को ना तो इतने धनवान बनाए जा सके कि वो विद्रोह कर सके, ना इतने गरीब होने दे कि वो कृषि छोड़ दे। मतलब हिंदुओं को इन्होंने बीच में रटका दिया, तो जो हिंदू उस टाइम पे निवास करते थे, कि ना तो वो ज़्यादा अमीर बने कि वो विद्रोह कर सके कभी राजा का, ना ही ज़्यादा गरीब बने ताकि वो कृषि वगैरह ना छोड़ दे।
ठीक है। उसके बाद जब ये बंगाल में अभियान किया था ना, बंगाल में जो शासक थे उनके साथ युद्ध किया, बंगाल को जीतने के बाद जब ये वापस आ रहे थे, जो इनके पुत्र थे जोना खां, जिनको बाद में नाम बदल के रखा जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी हिस्ट्री के लिए, उन्होंने आते हुए इनका स्वागत करने के लिए लकड़ी का महल बनाया। लकड़ी का महल कहाँ बना था? अफगानपुर में। ठीक है जी, लकड़ी का महल बना अफगानपुर, जो कि दिल्ली के आसपास है। उस क्षेत्र में लकड़ी का महल बनाने के स्वागत के लिए उनका स्वागत ही आ गया। और स्वागत करते टाइम वो लकड़ी का महल, जब हाथी वगैरह वहाँ से गुजरे आए स्वागत के लिए, तो लकड़ी के महल का जो मंडल था वो गिरा और ये मंडल में दबकर 325 ईस्वी में मर गए। और इसके बारे में एक विचार ये भी होता है कि इतनी रहस्यमयी जो मृत्यु हुई थी, जो डायरेक्ट दिख रहा था कि कंसिक्वेंस यही हो सकते हैं कि लकड़ी का महल बनाया गया फिर शासक बने, तो ये बहुत से विद्वानों में ये मत है कि उस समय पे जो ये मृत्यु हुई थी ये सोची समझी चाल थी कि इसकी जोना खा गई, ताकि शासन पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए। ठीक है। और एक उस समय की एक बात और है, जो निजामुद्दीन औलिया थे उनके पास इन्होंने वहाँ से बंगाल से चलने के बाद एक संदेश भेजा कि मेरे दिल्ली पहुँचने से पहले आप दिल्ली से निकल जाना, मतलब दिल्ली छोड़ देना। तो उस समय उन्होंने बोला क्या था, हुनूज दिल्ली दुरस्त, मतलब हुजूर अभी दिल्ली बहुत दूर है, ये वहीं से चला रहा है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। और जब तक दिल्ली इनको पहुंचना था उससे पहले ये कहाँ पे, वहाँ पे लकड़ी के महल में अफगानपुर में मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, कब? 1325 में, क्योंकि वो बात सिद्ध हो कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली पहले आप तो पहुंचो, और ये पहुंचे नहीं थे। तो षड्यंत्र वगैरह यहाँ पे काफ़ी लगे थे, लेकिन उसके पुख्ता सबूत नहीं मिले। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जब इनकी मृत्यु हो गई, कौन कौन मृत्यु में, उसमें कौन कौन मरा था? राजकुमार, महमूद खान, मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक, बिन तुगलक तो अब आने वाले हैं, और बाकी उनके जो साथी लोग थे सब मारे गए थे वहाँ पे। उसके बाद 40 दिन तक जूना खान ने 40 दिन तक क्या किया? शोक मनाया। कहाँ पर रह करके? उस ही जगह पर अफगानपुर में रह करके शोक मनाया। 40 दिन बाद दिल्ली पहुंचे और अपना राज्याभिषेक किया। और नाम क्या रखा अपना? मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने 1325 से 1351 तक शासन किया, मतलब 26 साल तक शासन किया। ठीक है। इनका नाम क्या था? उल्गू खां भी इन्हें उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि? उल्गू खां। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू हो जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि एग्जाम में नंबरों बार पूछा गया है, और वैसे भी जगह जगह आपको मिसालें मिलती हैं। तुगलक मत समझो आपको, जैसे आपने देखी होगी जोले ललबिडो कहते हैं, जैसा आप ये कुर्सी पे बैठ के तुगलक ना समझिए अपने आप को, ये दिल्ली नहीं अवध है। मतलब दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ था तुगलक के साथ, तुगलक ने कुछ ऐसा किया था कि जिसको एक तरह से एक क्रूर शासक माना जाता है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ से पढ़ेंगे, जो कि आपके प्री और मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है। अब बात करते हैं तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करें, इनका नाम क्या था? जोना खां। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 में अपना शासन ग्रहण किया, राजगद्दी संभाली। ठीक है। और उससे पहले कितने दिन का शोक किया था? 40 दिन का शोक इन्होंने मनाया था राज्याभिषेक से पहले। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? और पहले ये जान लेते हैं इनकी जानकारी हमें मिलती कहाँ है मोहम्मद बिन तुगलक की, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिली? एक तो जैनुद्दीन बर्नी जो थे, उनकी एक बुक है तारीख फिरोज शाही, उसमें जानकारी मिलती है। दूसरी बात, अगर हम बात करें इनकी किताब उल रहला, ये किसकी है? ये है इब्न बतूता, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है आपका। ये इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? मोरक्को के निवासी थे, यात्री थे जो भारत आए थे। ठीक है। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? किताब उल रहला में इब्न बतूता की दो चीज़ें और, क्योंकि जो ये इब्न बतूता थे, इनको सबसे पहले जब 1333 में आए थे भारत में। कब आए थे? 1333 के आसपास ये चले थे, जो कि 1342 में यहाँ पे पहुँचे। 42 में यहाँ पे, जब 42 के समय पे 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक इनको क्या बना था? दिल्ली का काजी घोषित कर दिया था। और उसके बाद 1300 में जब ये भारत आए थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया? इनको एक समय पे 1342 में इनको एक राजदूत बना करके चीन भी भेजा गया था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से सिर्फ दो ही क्वेश्चन बनते। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? ठीक है। और वो कहाँ के निवासी थे? वो मोरक्को से थे। ठीक है। इतना काफ़ी है इसके लिए। अब बात करते हैं आगे इन चीज़ों की, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या किया था। अब हम यहाँ पे सिर्फ तुगलक ही बोलेंगे,
तुगलक आप समझ जाना, क्योंकि मेन तुगलक यही माना जाता है, जिसको कहा जाता है कि तुगलक ऐसा शासक था जिसने अपने राज्य को और प्रजा को सबसे ज़्यादा परेशान किया। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है ये बहुत इंटेलिजेंट और बहुत अच्छा शासक था, लेकिन जनता के साथ ना देने के कारण और जो इनके साथ के जो ऑफिस के कर्मचारी थे, इनके सहयोगी थे, उनके साथ ना देने के कारण ये बर्बाद कर दिया इसने पूरे साम्राज्य को। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा शासक साबित होना था इसको, जो कि नहीं हो पाया। अब इसके असफलता, ये मेन का क्वेश्चन बनता है, किन कारणों से मोहम्मद बिन तुगलक को रिक्त पिसासु वगैरह कहा जाता है, ये ऐसी ऐसी उपाधि क्यों दी जाती है, ठीक है, किस कारण से जनता उससे परेशान थी, वो सारी चीज़ें की बात करेंगे हम यहाँ पे। इनको उपाधि मिली थी उलूग खां, ठीक है, उलूग खां, इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं आती बात यहाँ पर। असफलता कैसे, क्या नए, इसने नए नए इन्वेंशन किया, कुछ चीज़ें ऐसी जो इस समय सरकार कर रही है, जो कितने साल पहले इसने किया था, जो कि लोगों ने नहीं माना उस टाइम पे। अब उनकी बात करें, पहली बात दोआब कर की वृद्धि। दोआब वो क्षेत्र होता है जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी द्वारा बनाया जाता है। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, वो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। इसने सोचा कि बाकी जगह से मैं कर को कम कर दूंगा, लेकिन जो दोआब का क्षेत्र है वहाँ पे कर को बढ़ा देता हूँ मैं, ताकि मेरे राज्य की इनकम बढ़ती रहे। तो दोआब क्षेत्र में इसने कर की वृद्धि कर दी। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, वहाँ पे अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद भी सैनिकों ने, जो इसके कर्मचारी वगैरह थे, कर वसूलना शुरू कर दिया, ऐसी जबरदस्ती। मतलब अकाल पड़ा था, खाने को पैसा नहीं था, उसके बाद भी कर वसूलना शुरू किया, जिसके कारण क्या हुआ, ये असफल हो गया कर वृद्धि वाला कार्यक्रम। दूसरा पॉइंट बात करते हैं राजधानी परिवर्तन, क्योंकि उस समय ऐसा होता था, जो भारत था हमारा, भारत इस तरह से जो हमारा पूरा भारत था, अब उस टाइम प्रॉब्लम क्या थी, दूर अलग रहने की बजाय सोचते कि सेंटर में बैठ के मैं शासन करूं, ताकि मैं हर क्षेत्र पर शासन कर सकूं, ताकि मेरा कंट्रोल पूरे क्षेत्र पर रहे, हमारे पूरे साम्राज्य पर रहे, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि अपनी राजधानी को 1327 में, ये कब किया था राजधानी, 1327 में इन्होंने क्या बोला कि मैं अपनी राजधानी को कहाँ, मतलब दिल्ली से मैं अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दूँ देवगिरी में, ताकि केंद्रों में हो जाए और मंगोलों के जो आक्रमण हो सके वो रुक जाए, ताकि वो दिल्ली पर आक्रमण करेंगे, सेंटर हमारा वहाँ है, तो कैसे आक्रमण कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सोचा अपनी राजधानी कहाँ करें, दिल्ली शिफ्ट करें, दिल्ली से देवगिरी करें। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, जैसे बर्नी का मानना ये है कि मंगोलों में के आक्रमण से रोकने के लिए, कुछ लोगों को, विद्वानों का मानना ये है कि वहाँ पे जो अमीर वगैरह थे वो इसको काफ़ी गालियाँ देते थे, पत्र वगैरह लिख के, अजीब अजीब बातें लिख के भेजते थे सजा देने के लिए कि तुम राजगद्दी से हट जाना चाहिए, उल्टी सीधी बातें काफ़ी लिखते थे। तो उनसे परेशान होकर भी अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट करना चाहता था फिर। लेकिन इसने ये नहीं किया कि अकेला शिफ्ट हो जाए। इसकी प्रॉब्लम क्या रही, इसने बोला कि मैं सब लोगों को लेके जाऊँ यहाँ पे, पूरा दिल्ली, पूरा का पूरा दिल्ली जाके बस जाएगा देवगिरी में। अब प्रॉब्लम ये थी, इतने सारे लोग नहीं जाएंगे। कुछ लोगों को इसने क्या किया, चलो मेरे साथ, कुछ चले कुछ नहीं चले, कुछ को संदेश जारी करके, एक आदेश जारी किया कि सबको देवगिरी शिफ्ट होना है। तो शिफ्ट करने के लिए फोर्स किया गया, कुछ लोग घोड़े के पीछे बांध दिया, जो पहुंचे आधों के पैर पैर पहुंचे वहां पे। मतलब कुछ इस तरह से जबरदस्ती कर करके सबको देवगिरी शिफ्ट करने की कोशिश की। कुछ लोग नहीं गए, आधे लोग यहाँ रह गए, आधे लोग वहाँ चले गए। अब जो वहाँ चले गए, इसने शासन व्यवस्था बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बन पाई। जब इसे दिखा कि यहाँ पे काम नहीं चलेगा, वापस जाना चाहिए, और जो लोग इसके साथ गए थे वो तो बस गए थे वहाँ पे। अब जब ये वापस आए, वो नहीं आए, तो इसलिए वहाँ पे इसका काफ़ी सारा धन वेस्ट हुआ और इसकी छवि और ज़्यादा खराब होगी जनता में, ठीक है। उसके बाद ये दो आंदोलन असफल होने के बाद तीसरा आंदोलन क्या था, तीसरा आंदोलन इसका था सांकेतिक मुद्रा। ये सांकेतिक मुद्रा क्या है, पहले क्या चलता था कि सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, जो सोने का मूल्य होता था वही उस मुद्रा का मूल्य होता था। लेकिन अब बात करें, मान लिया 2000 का 1000 का नोट है, जब मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया था तो 1000 के नोट की कोई वैल्यू नहीं थी। अगर वो सोने का सिक्का होता कोई, तो उसकी करेंसी वैल्यू ना होकर के, लेकिन सोने की वैल्यू तो होती। तो वही चीज़ जो इस टाइम पे हमारी चल रही है, यहाँ पे कागज़ है जो 10,000 का, 1000 का, 2000 का, 10 रुपये का, 20 रुपये का नोट है, उसकी वैसे कोई वैल्यू नहीं, लेकिन वो करेंसी है तो इसलिए उसकी वैल्यू है, ठीक है। यही इन्होंने किया था कि हम एक काम करते हैं कि ये सोना चांदी खर्च करने के बजाय हम सांकेतिक मुद्रा बनाते हैं कोई,
मतलब तांबे को ऐसा सिक्का बनाते हैं जिसकी वैल्यू जो उस पर मार्क की जाएगी वो वैल्यू होगी। जैसे कि आज है जो अब सरकार कर रही है, वो इसने कब किया था, देखो कितना अच्छा डिसीजन था, लेकिन जनता ने इसका साथ नहीं दिया और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने साथ नहीं दिया। क्या किया उन्होंने, तांबे को सिक्के बनाए छोटे छोटे और जनता से सोना लिया और उनको सिक्के देने शुरू किए कि ये सिक्के चलेंगे, चलते रहे। लेकिन उन पे ज़्यादा अच्छे से मोहर वगैरह ना होने की वजह से लोगों ने उसके तांबे के टुकड़े काटने शुरू किए, उनको यूज करना शुरू कर दिया। मतलब जितने सिक्के इसने इशू किए थे पब्लिक को, उससे कई गुना ज़्यादा सिक्के जनता में प्रचलित हो गए। जब देखा कि सबके पास पैसा हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब वो सिक्के सबके पास अपूर्व मात्रा में थे, तो सामान की महंगे हो गए, काफ़ी व्यवस्था बिगड़ने लगी। तो इसने कहा ठीक है आप एक काम कीजिए, वापस करें, अपने सोने के सिक्के ले लीजिए। क्योंकि सिक्के इसने मान लिया 10 इशू किए थे और वापस आए इनके पास 500 सिक्के। अब बाकी कहाँ से गया, राजकोष से धन वेस्ट करना पड़ा, तो इसलिए राजकोष बहुत कम हो गया और इसकी व्यवस्था और ज़्यादा बिगड़ती रही। तीसरा चीज़ समझिए, सांकेतिक मुद्रा असफल हो गया। चौथा था सुरासान पर आक्रमण। अब मंगोल क्या करते थे, मंगोल आक्रमण करते थे भारत में, तो इसने देखा कि वहाँ पे एक बार परिवर्तन ऐसा हुआ कि वहाँ की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था बहुत गंदी तरह से बिगड़ गई। तो इसने प्लान किया कि मैं एक काम करता हूँ कि हम इस बार मंगोल पे आक्रमण करते, वहीं अफ्रीका में जा कर के दोबारा हम उल्टा, जब मंगोल आते थे आक्रमण करते लूट के ले जाते थे, कि हम क्या करेंगे, हम इस बार वहाँ पे जाकर आक्रमण करेंगे। तो इसने 1 साल का प्रोग्राम बनाया, पूरा अपनी पूरी सेना तैयार की। और सेना में इसने कितने किए थे, सेना में इसने 3 लाख के आसपास, 3,70,000 के आसपास सैनिक इकट्ठे किए, 3,70,000। और उनको क्या किया, उनको तैयार किया युद्ध करने के लिए कि 1 साल के अंदर अंदर हम मंगोल पर आक्रमण करेंगे। और उन सबको 1 साल का अग्रिम वेतन, मतलब एडवांस वेतन दे दिया, ताकि 1 साल का प्रोग्राम प्रॉपर रहे, हमारी सेना स्थिति बनी रहे, सेना ना भागे हमारी, ठीक है, युद्ध के समय। तो 1 साल का एडवांस वेतन दे दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद देखा गया, जब तक वो तैयारी कर ही रहे थे युद्ध की जाने के लिए, वहाँ मंगोल में क्या हुआ, स्थिति सुधर गई और वहाँ पे किसी अच्छे प्रभुत्व साम्राज्य की स्थापना होगी। तो उसके बाद वो असफल हो गए वहाँ पर आक्रमण करने से, तो प्रोग्राम इन्हें कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि वहाँ की सेना बहुत ज़्यादा प्रबल हो चुकी थी। कैंसिल करना पड़ा प्रोग्राम। और यहाँ पे जो उन्होंने 3,70,000 सैनिकों को 1 साल का वेतन एडवांस दिया था, तो राजकोष बिल्कुल खाली हो गया, प्रॉब्लम आ गई। फिर बाद में 4th इनका था कराचील अभियान। कराचील अभियान क्या है, हिमाचल प्रदेश का जो कुमाऊं क्षेत्र है, वहाँ पे एक जनजाति विद्रोह करती थी काफ़ी राजा के खिलाफ। तो इन्होंने क्या किया कि हम उन पे आक्रमण करेंगे, सेना ले गए, बहुत सारी सेना लेकर के इन्होंने आक्रमण किया। और इसके 2-3 कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ विद्वान, कि चीन में घुसना चाह रहे थे उस टाइम पे, कि उनकी आड़ लेकर के चीन में प्रवेश करना चाहते हैं आक्रमण करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, वहाँ काफ़ी बर्फ पड़ता है, सेना नहीं झेल पाई, काफ़ी दिन हो गए और जनजाति तो अपने उस क्षेत्र के अनुकूल थी, वो छुप छुप के वार करने लगी। तो वहाँ पे सर्दी के कारण और उनके आक्रमण के कारण सिर्फ 3, कुछ कहते हैं 3 लोग वापस आए, कुछ कहते हैं 10 लोग वापस आए, बाकी सब भी वहीं पे मर गए। तो ये 5 जो कार्यक्रम थे जिनके कारण इसको असफल शासक कहा जाता है, वो ये थे, ठीक है जी। और राजधानी जब परिवर्तन करने का वो ये आया था 1327 में, राजधानी परिवर्तन करने का जो समय था, परिवर्तित की थी, उस समय लोगों के बीच काफ़ी विद्रोह फैल गया दक्षिण में। और दक्षिण में 2 नए राज्यों का निर्माण हुआ, विजयनगर और बहमनी राज्य, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और सिंध क्षेत्र में विद्रोह दबाने के लिए जब ये गए तो इनकी मृत्यु हो गई थी वहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। बदायूं का कहना है, बदायूनी ने ये कहा है कि अंततः लोगों को उससे और उससे लोगों से मुक्ति मिल गई। मतलब जनता को उससे मुक्ति मिल गई, उससे जनता से। जनता को मुक्ति क्यों मिल गई, क्योंकि अपने तरह के अपने रूल जनता पे फॉलो करवाता था जबरदस्ती, और इनको कैसे मुक्ति मिल गई, जनता इसकी बात नहीं मानती थी। ये था यहाँ तक का जो मेन पॉइंट है। मेंस का क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, और इसकी राजनीति वगैरह के हिसाब से बनता है क्वेश्चन। और प्री के 2-4 क्वेश्चन वही है। गाजी मलिक, ठीक है, सबसे लंबा शासन करने वाला वंश कौन सा था। और इस तुगलक वंश को कुराना तुर्क भी कहा जाता है वंश। 1320 से लेकर 1414 तक इसने शासन किया, इस शासनकाल ने, ठीक है। इसके बाद फिरोज तुगलक आएंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ें, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं बनता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन सिर्फ यही वाला पोर्शन बनता है, गैसुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आप आधे
ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो हमने इसको हल्का हल्का रिवाइज किया। बाकी आप बुक्स वगैरह से पढ़ते रहें, समय आपके पास बहुत है इस टाइम पे, लॉकडाउन चल रहा है ऊपर से, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बेस्ट होगा आपके लिए। बाकी आप लूसेंट वगैरह भी रेफर कर सकते हो, जो बुक आपको अच्छी लगे आप वो पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।